नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मूल मंत्रा सक्सेस में। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म टीजीटी और पीजीटी और जितने प्रकार के टीचिंग एग्जामिनेशन हैं उनको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा मुझे उम्मीद भी है, आशा भी है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर प्यार देंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्लेटफॉर्म डिटरमिन है, दृढ़ प्रतिज्ञ है आपको सफलता के ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों मैंने यहाँ पर इतिहास से कुछ 25 क्वेश्चन थे और उन 25 क्वेश्चन को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन बहुत ही बेजोड़ हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही सुपर हैं और उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और मैं आपसे फिर एक बार गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो आधुनिक भारत के प्रश्न हैं, कुछ एक प्रश्न को छोड़कर, क्योंकि कुछ एक प्रश्न जो है वो प्राचीन और मध्य से भी है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों ये पूरा प्राचीन आधुनिक भारत से है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर और देखिए पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार है। सवाल यहाँ पर है, किस मुगल बादशाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। विकल्प आपके सामने है, जहांदार शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 1800, मैं आपको इसका उत्तर पहले बता दूं, इसका उत्तर करेक्ट जो हो जाएगा वो वास्तव में बहादुर शाह जफर होगा दोस्तों। क्यों बहादुर शाह जफर दोस्तों? इसलिए क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है वो वास्तव में अंतिम मुगल बादशाह हैं दोस्तों। और अंतिम मुगल बादशाह होने के साथ साथ जब आपको मालूम है कि 10 मई 1857 को वास्तव में मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत हुई, तो 10 मई पर मेरठ फतह करने के बाद जो वहां की क्रांतिकारी सेना थी वो कहाँ पहुंचती है? वो 11 मई को पहुंचती है दिल्ली में। 11 मई को दिल्ली में पहुंचती है और दोस्तों दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का नेतृत्व होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर बहुत ही जो है, हालांकि उम्रदराज तो वो थे, लेकिन बहादुर शाह के साथ दोस्तों एक जाति होती है। वास्तव में इनकी पत्नी का नाम है जीनत महल। जीनत महल दोस्तों, और ये जो जीनत महल है वास्तव में बहादुर शाह जफर जब दिल्ली में वास्तव में सैनिक, जो वहां के क्रांतिकारी सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक है, जब वो फतह कर लेते हैं तो वास्तव में उसी दिल्ली में मुगल सेना को और साथ साथ जो भारतीय क्रांतिकारी सेना थी, इसका दमन करने के लिए अंग्रेजों को भेजा जाता है, अंग्रेज सेनापति को भेजा जाता है। वहां से आते हैं और अंग्रेजों के ने जब वास्तव में इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो बहादुर शाह जफर वहां से भाग जाते हैं। और बहादुर शाह जफर कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? वो पहुंचते हैं वास्तव में हुमायूं के मकबरे पर। और दोस्तों हुमायूं के मकबरे में वो छिपते हैं, लेकिन ये हुमायूं के मकबरे में अकेले नहीं छिपते, बल्कि हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर के साथ उनके जो पुत्र थे, जिनका नाम था मिर्जा मुगल। दोस्तों क्या नाम था? मिर्जा मुगल नाम था, मिर्जा मुगल। एक का नाम था मिर्जा ख्वाजा एक का नाम था, और एक का नाम था दोस्तों क्या? मिर्जा अबू बकर। लेकिन मिर्जा अबू बकर जो है दोस्तों, मिर्जा अबू बकर जो है उनका पोता होता है। इनके 2 पुत्र होते हैं, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, और ये 2 भी इनके साथ जो है उसी हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं। मिर्जा अबू बकर जो इनका पोता होता है वो भी जाके इनके साथ हुमायूं के मकबरे में छिपता है। और दोस्तों बहादुर शाह जफर के साथ उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब भी वहां पर छिपते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीनत महल का एक मुंह बोला भाई था, उसका नाम था इलाही बख्श। और वो इलाही बख्श दोस्तों वास्तव में बहादुर शाह जफर के छुपने की जानकारी वास्तव में अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज सेनापति उस समय कौन था? हडसन था। कौन दोस्तों? हडसन। अंग्रेज सेनापति हडसन था। हडसन को उसने जानकारी दिया और हडसन तुरंत पहुंचता है वहां पर, मतलब हुमायूं के मकबरे में पहुंचता है, वहां से इन सबको गिरफ्तार करता है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये जो आपके मिर्जा गालिब साहब हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, इनको बरी कर दिया जाता है। और ये जो आपके बहादुर शाह जफर हैं, इनकी उम्र को देखते हुए इनको वास्तव में काला पानी की सजा होती है। और काला पानी की सजा कहाँ पर दोस्तों होती है? रंगून में होती है। रंगून में जाते हैं इनको, रंगून यानी वर्मा में। और वास्तव में इनके जो दोनों पुत्र और इनका पोता था, उनको वहीं पर हडसन गोली मार देता है, वहीं पर इनकी हत्या कर देता है।
अंत में दोस्तों रंगून में जाकर के बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, वास्तव में बहादुर शाह जफर का जो अंतिम संस्कार होता है दोस्तों, वो कौन कराती है? आप कहेंगे सर इनकी बेटी होती है, और इनकी बेटी का नाम क्या था? इनकी बेटी का नाम था दोस्तों रोमा आरा। तो रोमा आरा जो है वो रोमा आरा वहां जाती है, और इसी रोमा आरा ने क्या किया था दोस्तों? बहादुर शाह जफर का न केवल अंतिम संस्कार कराती है, बल्कि इनका जो मकबरा है वहां पर बनवाती है। और दोस्तों मकबरे का नाम वहां पर लाल किला होता है। क्या? लाल किला। तो रंगून स्थित जो लाल किला है वास्तव में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण रोमा आरा कराती है। और याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ने दोस्तों कविताएं भी किया था, और इनकी जो कविताओं का संग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जफरनामा के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो है ये आपके बहादुर शाह जफर होते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं दोस्तों, रंगीला शाह के भी नाम से जानते हैं। जहांदार शाह जो होते हैं इनको हम लंपट मूर्ख कहते हैं। और अकबर द्वितीय जो होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने ये वास्तव में बहादुर शाह जफर के पिता थे। क्या? बहादुर शाह जफर के पिता थे। और इन्होंने याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, और इनको राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन पेंशन की वृद्धि के लिए भेजा था। तो ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, सवाल हम आपके सामने यहाँ पर दूसरा जा रहा है। सवाल आपके सामने दूसरा क्या जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किस मुगल चित्रकार ने, क्या बोल रहा है दोस्तों, किस मुगल चित्रकार ने आत्महत्या कर लिया था? अब आपके सामने यहाँ पर मंसूर है, बसावन है, अबुल हसन है और दसवंत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका दसवंत। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दसवंत जो है दोस्तों, ये जो है आत्महत्या कर लिया था। कहा जाता है कि बाद में ये पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, और विक्षिप्त होने की अवस्था में क्या होता है? ये आत्महत्या कर लेता है। मंसूर ये वास्तव में दोस्तों पक्षी चित्रकार होता है, क्योंकि ये जो मंसूर होता है ये अगर मैं बोलूं कि जहांगीर के समय एक पक्षी चित्रकार होता है मंसूर, और पक्षी चित्रकार के रूप में इसकी प्रसिद्धि होती है। बसावन भी मुगल कालीन एक चित्रकार है दोस्तों, चित्रकार है। और अगर बोलूं अबुल हसन, तो वास्तव में जहांगीर के समय जहांगीर का जो सबसे प्यारा चित्रकार था वो आपका अबुल हसन है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका अबुल हसन है, अबुल हसन के द्वारा जो की गई पेंटिंग है दोस्तों, उस पेंटिंग को जो है जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा लिखा था, जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा दोस्तों लिखा है, उसकी जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तुजुक जहांगीरी। क्या नाम है उसका? तुजुक ए जहांगीरी नाम है। और उस तुजुक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर, उसके मुख पृष्ठ पर दोस्तों क्या किया था? उसके मुख पृष्ठ पर उसने अबुल हसन के बनाए गए उस चित्र को लगवाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वास्तव में जहांगीर के मुख पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्र बने हुए हैं? तो वो हो जाएगा अबुल हसन। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आगे दोस्तों चले वहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा। देखें क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट चल रहा है। कह रहा है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसे मारकर सत्तासीन हुआ था? बिंदुसार को, बिंबिसार को, उदयन को और घनानंद को। तो दोस्तों याद रखिएगा, अजातशत्रु जो है ये वास्तव में हर्यक वंश का शासक था। कहा था? हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या किया था? सत्तासीन हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ये हर्यक वंश के शासकों ने अपने पिता को मार करके सत्ता को प्राप्त किए थे। इसीलिए इस हर्यक वंश को हम कई बार पितृहंता वंश भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? हम पितृहंता वंश भी बोलते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब इसमें शुरुआत होती बिंबिसार से। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, और अजातशत्रु की हत्या किसने किया? दोस्तों इसके पुत्र उदयन ने किया था। ये जो उदयन है ये वास्तव में अजातशत्रु का पुत्र है, याद रखिएगा। और इस उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार करके क्या किया था? मगध के शासन पर सत्तासीन हुआ था। एक बात और, ये जो बिंदुसार है दोस्तों, ये वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मौर्य शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और घनानंद जो है दोस्तों वो अंतिम नंद शासक है, और नंद के वंश के नंद शासक अंतिम है। और इसी को मार करके क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। उदयन के बारे में दोस्तों एक बात याद रखना है कि उदयन जो है ना, उसने वास्तव में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। क्या? उसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, और उसने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई थी। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका अजातशत्रु है दोस्तों, अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति, यानी जो पहली बौद्ध संगीति है दोस्तों, बौद्ध संगीति, ये पहली बौद्ध संगीति जो है ये अजातशत्रु के समय में होती है। और कहां पर होती है? तो आप कहेंगे दोस्तों ये राजगृह में होती है। कहां पर होती है?
राजगृह में होती है और इसकी अध्यक्षता जो किया था दोस्तों किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसने किया था दोस्तों, महाकश्यप ने किया था। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर आपके सामने नेक्स्ट बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा उसको आप देखें, समझे और बताएं। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। अगर दोस्तों देखिए आपके सामने 3 विकल्प है, 1893 में, 1915 में, 1920 में और 1931 में। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं तो 1893 में दोस्तों जो डेट है ना, उसमें वो दक्षिण अफ्रीका जाने की है। मतलब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका जाने का जो टाइम है वो क्या है, वो आपका 1893 है। वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका भारत से गए थे। 1915 में क्या करते हैं, वो भारत लौटते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1915 हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आपका 1915 है दोस्तों, ये एक डेट आपके यहाँ पर है 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। और इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और 1920 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन चलाया था। क्या, गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में चलता है। और 1931 की बात करें दोस्तों तो इसमें गांधी इरविन समझौता होता है। क्या, गांधी और इरविन के बीच में दोस्तों, क्या गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है वो कब होता है, वो वास्तव में 1931 में होता है। और 1930 में जो होता है दोस्तों, 1930 में गांधी क्या करते हैं, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। क्या, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत कहां से होती है, आप कहेंगे सर डांडी मार्च से होती है। किससे होती है, डांडी मार्च से होती है। और डांडी मार्च की शुरुआत दोस्तों कहां से होती है, साबरमती आश्रम से होती है। कहां से, साबरमती आश्रम से होती है। और ये शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। क्या दोस्तों, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में होता है। कहां पर, अहमदाबाद में होता है, वहां से शुरुआत होती है। और वास्तव में नौसारी में डांडी है। डांडी कहां पर है दोस्तों, ये नौसारी जिला में है, गुजरात के नौसारी जिला में। यहां पहुंचकर वो क्या करते हैं, वहां पर ये नमक कर का उल्लंघन करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, डांडी में नमक कानून कब तोड़ते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 अप्रैल 1930 को। कब दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर जानने की है, समझने की है, इनको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है एशियाटिक मैरिज एक्ट के खिलाफ, क्या दोस्तों, एशियाटिक मैरिज एक्ट के खिलाफ वो जीवन का पहला सत्याग्रह चलाते हैं। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ बैठे कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर चलाया था, तो वास्तव में वो अफ्रीका में चलाए थे, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए कि भारत में वो सबसे पहली बार सत्याग्रह कहां चलाया अपना, तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। और वो चंपारण सत्याग्रह जो होता है वो कब होता है, वो 1917 में होता है, आप यहाँ पर याद रखिएगा। और वो नील की समस्या से निजात दिलाने के लिए, नील की खेती से परेशान किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए वो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों किए थे। तो फिलहाल विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1915 हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़े हम क्वेश्चन में, तो जरा देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पांचवा क्या बोलता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको जरा देखें आप। कह रहा है भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अब दोस्तों आपके विकल्प सामने यहाँ पर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया या फिर विवेकानंद ने दिया। तो भैया देखो, वेदों की ओर लौटो की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा दोस्तों क्या, दयानंद सरस्वती। और आपको मालूम है अच्छे प्रकार से दोस्तों कि दयानंद सरस्वती जो है वो वास्तव में 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। क्या दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किया था। कहां पर किया था, आप कहेंगे सर ये वास्तव में मुंबई में कहा था। कहां पर किया था, बंबई में किया था। दोस्तों डेट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो डेट एक बार क्लियर कर लीजिएगा। वैसे 1875 ही मुझे लग रहा है, बट एक बार डेट को क्लियर कर लीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में उन्होंने किया था। और याद रखिए दोस्तों, इन्होंने हिंदी भाषा में क्या, इन्होंने हिंदी में दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, क्या इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, यही वह महापुरुष है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्या, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था वास्तव में वैदिक कल्चर क्यों लौटना है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई वैदिक नियमों को अपनाना है, लेकिन वो वेदों एकदम से पूरा वैदिक काल की ओर लौटने की बात नहीं की थी। बोले भाई वेद के अंदर जो सार संग्रह है उसको आप ग्रहण करने का प्रयास करिए, अपने कल्चर को समझने का प्रयास करिए, अब याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि दयानंद सरस्वती को, मतलब दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों, इनके आर्य समाज को वास्तव में वेलेंटाइन सिरोल, एक नाम आप याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये वास्तव में अंग्रेजी पत्रकार था, अंग्रेजी लेखक था, इतिहासकार था। और वेलेंटाइन सिरोल ने वास्तव में बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को, किसको दोस्तों, बाल गंगाधर
बाल गंगाधर तिलक को, और साथ साथ इनका जो आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है, इन दोनों को वास्तव में क्या बोला था? उसने भारतीय अशांति का जनक बोला था। क्या? भारतीय अशांति का जनक बोला था, अशांति का जनक बोला था। इसे आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, किस किताब में बोला था? तो वैलेंटाइन सरोल की एक किताब थी, उसको क्या बोलते हैं वो दोस्तों? उसको बोलते हैं इंडियन अनरेस्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडिया अनरेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिया अनरेस्ट। और इसी इंडिया अनरेस्ट में उसने इन दोनों को वास्तव में भारतीय शांति का जनक बोला था। ये सारी बात आप याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर आप याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, कब? 13 अप्रैल को। क्या हुआ था? 13 अप्रैल को, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। क्या? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस किया था, याद रखिएगा। और विवेकानंद जो दोस्तों है वो उन्होंने वास्तव में किसकी स्थापना किया था? तो उन्होंने वास्तव में रामकृष्ण मिशन की, क्या दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करते हैं? तो 1893 के आसपास की डेट है। थोड़ा इसको भी जरा यहाँ पर देखते, क्योंकि डेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं दोस्तों। इन सब बातों को आप ध्यान, कहाँ पर करते हैं? तो आप कहेंगे सर कलकत्ता में करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बेहतर सवाल यहाँ पर देखें हम। अगर आप देखें यहाँ पर सवाल आपके सामने जा रहा है, क्या? नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों 25 सवाल है, लेकिन यहाँ पर देखें ये आपके सामने 6वां सवाल आ रहा है। क्या? वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों देखिए, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या सूरत अधिवेशन। तो एक बार देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों होता है। कलकत्ता अधिवेशन 1900 कई जगह कई बार होता है, बट यहाँ पर 1896 आपका होता है। यहाँ पर 1896 भी होता है, और 1896 और वास्तव में 1911 भी होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है दोस्तों, और लखनऊ अधिवेशन 1906 को होता है, 1916 को होता है। अब एक बात देखिए, वास्तव में लाहौर अधिवेशन में तो कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था। क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किया है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया था। क्या दोस्तों? वंदे मातरम जो है वो वास्तव में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। लेकिन अगर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करूं, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वास्तव में जनगण मन गाया गया था। क्या दोस्तों? जनगण मन गाया गया था। याद रखिएगा, कोई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अगर पूछे भारत का राष्ट्रगीत कब गाया गया है, तो 1896 के वास्तव में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 1907 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। और 1916 में दोस्तों वास्तव में कांग्रेस और लीग के बीच में क्या हुआ था? कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ था। लीग मतलब कौन? मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों। और याद रखिएगा, यहीं पर नरम दल और गरम दल फिर से एक बार इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पर एक बात और होता है, यहीं पर जो आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था। क्या? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में किस अधिवेशन में कहते हैं दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसमें कहा था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने यहाँ पर चला है नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर सेशन है, और मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो बहुत शानदार मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर कैबिनेट मिशन जिसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब देखो, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, क्रिप्स है, या फिर एबी एलेक्जेंडर है, पैथिक लॉरेंस, या फिर लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। क्यों? क्योंकि पैथिक लॉरेंस वास्तव में दोस्तों भारत सचिव होते हैं। कौन? भारत सचिव होते हैं। और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे सर 1946 को होती है, 1946 को होती है। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यहाँ पर था क्या? भारत में संविधान सभा की स्थापना करना। और आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो इसी कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। आप याद रखिएगा, इसके जो 3 मेंबर हैं, पहले तो पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और यही अध्यक्ष थे। 2 मेंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी एलेक्जेंडर थे। दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो है ना, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वास्तव में फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया है। क्या? इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया है। और इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी
अधोगामी निस्संदन का सिद्धांत बोलते हैं। और याद रखिएगा ये वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। क्या दोस्तों? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक माना जाता है। तो फिलहाल विकल्प आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चल रहा है 8वां, जरा देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? अब देखिए दोस्तों, आपके सामने विकल्प दिया है हिंदीवन, कुषाण, मुगल या फिर गुप्त। तो अगर मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हिंदीवन। और याद रखिएगा हिंदीवन की बात करें तो इसको हम हिंदी क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे कई बार हम इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि हिंदीवन में कौन शासक दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका नाम है मेनांडर। यानी हिंदीवन शासक मेनांडर ने क्या किया है? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों? भारत में सबसे पहले किसने जारी किए? तो भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन है? कुषाण है। और कुषाण में दोस्तों अगर मैं पूछूं कौन है तो आप कहेंगे सर वो है विम कटफिसेस। कौन है? विम कटफिसेस है दोस्तों। क्या? विम कटफिसेस है। हालांकि याद रखिएगा सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक जो पहला था वो था आपका कुजूल कटफिसेस। क्या था दोस्तों? कुजूल कटफिसेस। लेकिन स्वर्ण सिक्का जो जारी किया था वो कौन था? वो विम कटफिसेस था। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो जारी करवाए हैं वो वास्तव में कनिष्क ने करवाए हैं। और कनिष्क भी जो है कुषाण शासक था, याद रखिएगा। और इसके सिक्कों पर वास्तव में बुद्ध की आकृति मिलती है, बुद्ध की आकृति मिलती है, शिव की आकृति मिलती है यहाँ पर। और याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो है वो आपका अहुर मजदा की, अहुर मजदा ये ईरानी देवता है, अहुर मजदा की भी यहाँ पर आकृति मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट है, जरा उसको बताएं। सवाल आपके सामने दिया है 9 कह रहा है दोस्तों कि वास्तव में अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा बलबन ने बनवाया था, अलाउद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, फिर जलालुद्दीन ने। तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन जो है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। और अलाई दरवाजा दोस्तों याद रखिएगा वो कुतुब मीनार, क्या वो कुतुब मीनार का एक दरवाजा है। क्या ये जो आपका अलाई दरवाजा है दोस्तों वास्तव में कुतुब मीनार के कई दरवाजे हैं। तो कुतुब मीनार का एक दरवाजा है और उसे बोलते हैं अलाई दरवाजा। और इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम सल्तनत का समुद्रगुप्त बोलते हैं। क्या? इसको हम सल्तनत का समुद्रगुप्त भी बोलते हैं, समुद्रगुप्त बोलते हैं। और इसे हम वास्तव में सल्तनत का इसको हम सिकंदर द्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सिकंदर द्वितीय भी बोलते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा इसने जो है दीवाने मुक्तक राज की स्थापना कराई थी। क्या? दीवाने मुक्तक राज की स्थापना कराई थी। और याद रखिए दोस्तों इसने नगद वेतन देना भी शुरू किया। क्या? नगद वेतन देना शुरू किया था। और घोड़ों इत्यादि को दागने की व्यवस्था भी शुरुआत कराई थी। तो ये सारी बात ध्यान रखिए। और एक बात और, इसने दीवाने रियासत की शुरुआत किया। इसने दीवाने रियासत, ये जो दीवाने रियासत है दोस्तों ये वास्तव में जो है ये बाजार विभाग था। क्या? ये बाजार विभाग था। और बाजार नियंत्रण और बाजार को जो सुदृढ़ करवाया था सबसे पहली बार दोस्तों किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में आरिज ए मुमालिक, ये आरिज ए मुमालिक ये दोस्तों क्या था? ये मुख्य सेनापति था। तो आरिज ए मुमालिक के पद का गठन जो है सबसे पहले किसने किया था? ये इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय एक जो है कवि था, उसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को दोस्तों उसने क्या कहा था? अमीर खुसरो को उसने एक उपाधि दिया था और उसे बोलते हैं क्या? तोतिया ए हिंद। क्या? तोता ए हिंद की उपाधि जो है अमीर खुसरो को किसने दिया था? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो फिलहाल विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विकल्प आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सी। बलबन जो है दोस्तों याद रखिएगा ये लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादक जो था वो कौन था? बलबन था। और बलबन ने दोस्तों याद रखिएगा इसने सिजदा और पैबोस, क्या? सिजदा और पैबोस पद्धति को चलाया था। और इसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक परंपरा को बढ़ावा दिया था दोस्तों। बलबन अपने आप को अफ्रा सियाब का वंशज बोलता है। क्या? अफ्रा सियाब का वंशज बताता है दोस्तों, याद रखिएगा। और बलबन ने याद रखिएगा इसने दीवाने अर्ज, ये जो दीवाने अर्ज है दोस्तों ये दीवाने अर्ज आपका सैन्य विभाग है। और इस दीवाने अर्ज की स्थापना किसने कराई थी? बलबन ने। लेकिन दीवाने अर्ज का जो प्रमुख आरिजे मुमालिक होता है इसकी स्थापना कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका सी का हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सवाल आपके सामने है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? अब आपके सामने विकल्प है गांधी जी ने, हिटलर ने, तोजो ने या फिर मुसोलिनी ने किसने दिया था? तो अगर मैं आपसे बताऊं तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिटलर हो जाएगा।
वास्तव में क्या होता है कि जब सुभाष चंद्र बोस, जानते हैं आपको अच्छी प्रकार से, आपको पता है कि 1838 में उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, दोस्तों क्या कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है दोस्तों। तो त्रिपुरी अधिवेशन में वास्तव में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी से विवाद होने कारण वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद 1939 में, याद रखिएगा, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते हैं बाहर। जब ये पहुंचते हैं तो ये हिटलर के संपर्क में भी जाते हैं, जर्मनी में उनसे मिलते हैं, और हिटलर ने वास्तव में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों हिटलर को क्या बोला था, हिटलर को एक उपाधि दिया था, क्या, फ्यूहरर की उपाधि दिया था, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर आपका सर दोस्तों क्या होगा, हिटलर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हिटलर बहुत। याद रखिएगा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो आप कहेंगे सर गांधी जी को राष्ट्रपिता वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चला है नेक्स्ट, वो क्या होगा इसको जरा देखें। सवाल नंबर 11 दिया है। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि अधोगामी निस्संदन के सिद्धांत से कौन संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि अधोगामी निस्संदन का सिद्धांत शिक्षा से बिलोंग करता है, और शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत किसने दिया था, अब यहीं से लॉर्ड मैकाले ने दिया था। तो फिलहाल लॉर्ड आकलैंड, W हंटर और चार्ल्स विल्किंस नहीं होगा। विल्किंस में याद है कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, विल्किंस ने भगवत गीता, क्या दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, क्या, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसको याद रखिएगा। और ये जो W हंटर है दोस्तों, इन्होंने हंटर कमीशन बनाई थी, और हंटर कमीशन जो है वो वास्तव में प्राथमिक शिक्षा, क्या दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। फिलहाल कब गठित किया गया था हंटर कमीशन गठन, आप आंसर 1882 में किया गया था, इसको आप ध्यान रखिए। फिलहाल विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार है, बहुत सुपर सवाल है, क्या हो जाएगा देखिए। कह रहे भाई हुमायूं नामा किसने लिखे, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, बाबर ने, या फिर अबुल फजल ने। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बताऊं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही होगा गुलबदन बेगम। वास्तव में गुलबदन बेगम जो है दोस्तों वो हुमायूं की बहन थी, क्या थी, हुमायूं की बहन थी। और इसने हुमायूं नामा जो कि हुमायूं की जीवनी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, उसने लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों, क्या, अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, बाबरनामा, या फिर कई बार इसको तुजुक ए बाबरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी बोलते हैं। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना बाबर ने किया था। किस भाषा में किया था दोस्तों, तुर्की भाषा में किया था। और कौन सी शैली थी, तो शैली का नाम था क्या, मुंबईयान शैली थी दोस्तों। अपने आत्मकथा में वास्तव में बाबर जो है दोस्तों, याद है कि अपनी आत्मकथा में उसने दक्षिण विजयनगर के एक शासक कृष्णदेवराय, क्या दोस्तों, कृष्णदेवराय का उल्लेख किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अपने इसी आत्मकथा में बाबर ने क्या किया है, बाबर ने एकमात्र हिंदू राज्य का उल्लेख किया, और वो कौन है, मेवाड़ का उल्लेख किया है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, गुलबदन बेगम, बी आपका राइट है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है देखें। रचनामा किसका फारसी अनुवाद है। देखिए दोस्तों, ये जो रचनामा है महाभारत का, रामायण का, गीता का, या फिर महाभारत पंचतंत्र का। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो वास्तव में रचनामा जो है ना वो वास्तव में महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो महाभारत का अनुवाद हुआ ये अकबर के समय में हुआ, क्या दोस्तों, अकबर के समय में होता है। और इस महाभारत का अनुवाद जो फारसी में हुआ है वो किसने किया है, तो आप कहेंगे सर महाभारत का जो अनुवाद हुआ है वो रचनामा के नाम से हुआ है। इसका जो अनुवाद किया गया है वो अब्दुल कादिर बदायूनी, मतलब जो बदायूनी है अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, तो अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने मिल करके महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। दोस्तों याद रखिएगा, रामायण का जो फारसी अनुवाद है उसे भी किसने किया था, बदायूनी ने किया था। और इसमें भी नकीब खां थे, और नकीब खां के साथ साथ इसमें लाहौरी भी थे, कौन दोस्तों, लाहौरी भी थे। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो आपका पंचतंत्र दोस्तों, इसका जो अनुवाद हुआ है वो अनवार ए सुहेली, क्या, अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ है, अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ है। और इसका एक अनुवाद आयंगर ए दानिश के नाम से हुआ है, क्या, आयंगर ए दानिश के नाम से हुआ है। अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। तो विकल्प फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाभारत आपका विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चला नेक्स्ट देखें। सवाल दिया 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, 14 कहता है कि अल हिलाल किसकी कृति है। अब यहाँ पर आपके सामने दिया है अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां,
मिर्जा गुलाम अहमद या भगत सिंह। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अल हिलाल वास्तव में दोस्तों अबुल कलाम आजाद की है, इनके जो किताब था वो अल हिलाल भी है दोस्तों और अल बिलाल भी है। क्या? अल बिलाल भी है, इनको भी आप याद रखिएगा। ये वास्तव में अबुल कलाम आजाद की किताब है अल हिलाल। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं दोस्तों तो याद रखिएगा, ये जो आपके मिर्जा गुलाम अहमद है, इन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था दोस्तों। क्या? अहमदिया आंदोलन इन्होंने चलाया था, याद रखिएगा भारतीय इतिहास में। और भगत सिंह को दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव को और साथ साथ राजगुरु को फांसी हुई थी दोस्तों। और सैयद अहमद खान ने दोस्तों क्या किया था, आप याद रखिएगा कि सैयद अहमद खान वास्तव में 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था। और इनकी जो किताब है दोस्तों वो वास्तव में क्या था, वो राजभक्त मुसलमान। सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान की रचना किया है, राजभक्त मुसलमान की रचना किया है, आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है वो बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है देखें, कह रहा है भाई गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। आप देखिए वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, मधुचंदा है या फिर भरद्वाज। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना जो है अगर बोले तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे, चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल उस तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे सर वो सविता को समर्पित है। किसको? सविता को। सविता का बोलते हैं सूर्य को, तो ये सविता को समर्पित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका राइट ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं उसमें 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है ये सबसे प्राचीन है, पुराना है। और इसको जो है वंश मंडल के नाम से जानते हैं। क्या? इसको वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सब बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, सवाल आपके सामने यहाँ पर दिया है क्या, 16 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। आप देखिए अगर जजिया की बात करें दोस्तों तो आपके सामने विकल्प है मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। दोस्तों एक बार याद रखिएगा वास्तव में जजिया कर लगाने वाला पहला जो मुस्लिम है वो मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों जब वास्तव में 712 में जब सिंध पर आक्रमण करता है तो वहां सिंध पर चूंकि ब्राह्मण वंश का शासन था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर क्या लगाया था दोस्तों, जजिया कर लगाया था। लेकिन ये जजिया कर अगर मैं बोलूं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सिंध पर तो पहली बार जजिया इसने लगाया, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया, तो आप कहेंगे सर ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अकबर ने क्या किया दोस्तों, अकबर ने वास्तव में जजिया को समाप्त किया था। क्या? अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। लेकिन आगे चल करके औरंगजेब ने क्या किया था, उसने पुनः जजिया कर को अधिरोपित कर दिया था। तो याद रखिएगा तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने कर लगाया सबसे पहले, हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़े, कह रहा भाई सांग दर्शन के प्रणेता कौन है। आप देखिए भैया अगर सांग दर्शन के प्रणेता की आप बात करेंगे तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहाँ पर दिया है कपिल मुनि है, गौतम है, पतंजलि है या फिर शंकराचार्य है। इसका जो दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कपिल मुनि। देखिए कुछ दर्शन और उसके राइटर पूछ लेते हैं, लेखक मतलब उसके प्रवर्तक, तो उसमें कई है। जैसे देखिए आपका सांग दर्शन है, सांग दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक दर्शन भी है। तो अगर आप देखें तो हमने क्या लिखा दोस्तों, हमने एक तरीका बताया था सांख्यक माने सांग दर्शन कहाँ से होता है, कपिल मुनि। सांग दर्शन के कौन हो जाएंगे, कपिल मुनि। न्याय का दोस्तों जो मैं लिखा था वो होता है न्यायगौत मतलब न्याय दर्शन का गौतम है। और उसके बाद अगर देखें तो ये जो आपका वैशेषिक दर्शन है इसके जो है दोस्तों कौन है, उड़ूद या कलाद। कौन है, उड़ूद या कलाद। तो यहां फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। और पतंजलि की किताब का दोस्तों नाम क्या है, महाभाष्य। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 दिया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताएं। ये 17 था ना दोस्तों, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताएं क्या हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आप देखिए
डब्ल्यू.सी. बनर्जी उत्तर है, दादा साहिब भाई नौरोजी है, गांधी जी है, या फिर बदरुद्दीन तैयबजी है। तो एक बात दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनको पूरा नाम क्या है, इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं, क्या, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है दोस्तों, ये वास्तव में किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो इन्होंने मुंबई में, क्या दोस्तों, इन्होंने मुंबई के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों, आप कहेंगे सर मुंबई में एक संस्कृत विद्यालय था, और उस विद्यालय का नाम था संस्कृत महाविद्यालय, क्या, संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल, क्या नाम था, गोकुलदास तेजपाल, संस्कृत विद्यालय में इसका हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है वो 28 दिसंबर को होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। इसके सचिव कौन होते हैं, आप कहेंगे सर ए.ओ. ह्यूम होता है। और ए.ओ. ह्यूम जो है वो ही जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी तो है दोस्तों, ये वास्तव में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो दूसरे अधिवेशन, और ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों कहाँ पर, कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, दूसरे अधिवेशन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या पड़ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो अगर कभी क्वेश्चन बैठे कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसके कहने पर रखा गया था, तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या किया गया था, कांग्रेस रखा गया था, याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो है दोस्तों वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी हैं। और कब बनते हैं किस अधिवेशन में, आप कहेंगे सर 1887 के मद्रास अधिवेशन, 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये सारी बातें आप यहां रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट, 19 दिया रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया, बहुत सुंदर सवाल है। कह रहा है अकबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने, या फिर चंद्रगुप्त ने। तो देखिए, अगर मैं रुपया नामक सिक्के की बात करूं तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह। दोस्तों चांदी के सिक्का जो है, चांदी के सिक्का की बात करूं तो चांदी के सिक्का जो है वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जारी हुई थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो रुपया नामक सिक्का है वो किसने जारी किया, शेरशाह सूरी ने जारी किया था। तो विकल्प यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, 20 है, बेले जली के सहायक संधि को दोस्तों सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया। अब आपके सामने विकल्प यहाँ पर दिया है कि अवध, हैदराबाद, बंगाल या सतारा। तो अगर मैं आपसे कहूं तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। और हैदराबाद में कौन है, हैदराबाद में निजाम है जिसने वास्तव में सहायक संधि को शुरू किया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि वास्तव में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो वो आपका अवध हो जाएगा, क्या, अवध। अगर बेलेजली की सहायक संधि पूछेगा, क्या, बेलेजली की सहायक संधि, तब तो ये आपका हैदराबाद होगा। लेकिन अगर ये पूछता कि पहली बार सहायक संधि किसने लागू किया, तो क्या हो जाएगा, अवध। तो कौन से राज्य ने स्वीकार किया दोस्तों, तो हो जाएगा अवध। और वास्तव में पहली बार सहायक संधि को लागू करने का श्रेय जो है वो डुप्ले को जाता है। और आप जानते हैं कि जो डुप्ले है वो वास्तव में फ्रांसीसी गवर्नर था, क्या, फ्रांसीसी गवर्नर था। तो फिलहाल विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट ऑप्शन, क्या, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये जो दोस्तों सतारा है ये वास्तव में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब ये राज हड़प नीति, ये राज हड़प नीति के तहत जो है सतारा को भारतीय ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। और यहां पर विकल्प आपका फिलहाल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, कह रहे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था। दोस्तों याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने कहा था भाई 1830 में होता है, 1930 में होता है। और इस दौरान वास्तव में अमेरिकी पत्रकार होते हैं, कौन, अमेरिकी पत्रकार होते हैं। और इनका नाम था कौन था दोस्तों, उनका नाम था व्यू मिलर। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, आप यहाँ याद रखिएगा। आगे बढ़े, अच्छा दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी गिरफ्तार किए जाते हैं, क्या, गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, तो गांधी की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, आप कहेंगे सर कि एक गांधीवादी अनुयायी थे, उनका नाम था अब्बास तैयबजी। क्या नाम था उनका, उनका नाम था अब्बास तैयबजी। उन्होंने गांधी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयबजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसको आप याद रखेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अभी गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों, क्या, पहला गोलमेज सम्मेलन, और पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो
1930 से जनवरी 1931 तक होता है। और कहाँ पर होता है तो आप कहेंगे सर लंदन में होता है। और लंदन में कहाँ पर तो आप कहेंगे सर लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो आपका होता है दोस्तों, जब ये पहला वाला असफल होता है तो ऐसी कंडीशन में लॉर्ड इरविन को कांग्रेस को राजी करने की बात की जाती है। और लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता होता है दोस्तों का 5 मार्च 1931 को। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके मध्यस्थता में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो आप कहेंगे सर मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। किसने? तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, ठीक है। ये अब आगे बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कहाँ ठहराया गया था? दोस्तों देखिए, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो, इसका उत्तर सेंट जेम्स पैलेस होगा, सेवाय पैलेस होगा, बर्मिंघम होगा, फिर विक्टोरिया पैलेस। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? सेवाय पैलेस, भी आपका राइट होगा। देखिए पहला और दूसरा, ये जो पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो तो सेंट जेम्स पैलेस में होता है, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था, याद रखिएगा, गांधी भाग लिए थे। और इसी दौरान जब गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो गांधी को फ्रैंक मोरेंस ने गांधी को जो है क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था, अर्धनग्न फकीर बोला था, याद रखिएगा। और वास्तव में जो विंस्टन चर्चिल उसने वास्तव में देशद्रोही फकीर कहा था। क्या? देशद्रोही फकीर कहा था। ये सारे पॉइंट याद है। बर्मिंघम पैलेस में जो तीसरा और अंतिम होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका ए हो जाएगा, सॉरी विकल्प करें, विकल्प आपका बी होगा, सेवाय पैलेस इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? कहते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो देखिए एक बार जरा समझिएगा, अगर मैं साइमन कमीशन की गठन की बात करूं दोस्तों, तो साइमन कमीशन का जो गठन था वो 8 नवंबर 1927 को होता है। कहां पर होता है? लंदन में होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसका गठन होता है। साइमन कमीशन दोस्तों ये वास्तव में 7 सदस्यीय टीम था। क्या? 7 सदस्यीय कमेटी थी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन दोस्तों? सर जॉन साइमन को बनाया गया था। और ये सर जॉन साइमन जो है वो वास्तव में अंग्रेज के ब्रिटेन के उदारवादी पार्टी के सदस्य माने गए हैं। इन 7 सदस्यों में जो 4 सदस्य थे दोस्तों वो वास्तव में कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कौन? कंजर्वेटिव पार्टी के थे, याद रखिएगा। और वास्तव में जो 2 सदस्य थे, 2 वो आपके लेबर पार्टी मतलब मजदूर दल के थे। और इसी में एक जो शामिल थे वो कौन थे? वो क्लेमेंट एटली साहब शामिल थे, याद रखिएगा। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि वास्तव में ये जो आपका साइमन कमीशन है वो भारत कब आता है दोस्तों? तो भारत आता है सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को आता है। कहां पर आता है? आप कहेंगे सर ये कहां पर आएगा? अब ये आएंगे बंबई में आएगा, बंबई में। बंबई के बाद ये दिल्ली गया, दिल्ली के बाद फिर ये लाहौर गया, लाहौर के बाद फिर कहां पर आएगा ये दोस्तों? लाहौर के बाद सीधे पहुंच जाएगा लखनऊ में, और लखनऊ के बाद ये आ जाता है कहां पर? ये पहुंचता है आपका मद्रास, और मद्रास से वापस चला जाता है कहां पर? फिर से बैक टू पवेली, मतलब फिर से लंदन चला जाता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 1927 को। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट है। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? 1906 में, 1907 में, 1929 में, या फिर 1916 में? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब पूर्ण स्वराज की बात दोस्तों करते हैं तो पूर्ण स्वराज जो है वो 1907 में रखी गई थी। क्या? 1907 में, सॉरी 1907 करें, थोड़ी गलती हो गई, 1929 में, सॉरी दोस्तों 1929 में, ये थोड़ी गलती से वहां पे चल गया। 1937 में पूर्ण स्वराज जो है, ये पूर्ण स्वराज 1929 में मांग होती है। और ये वास्तव में 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो JL नेहरू होते हैं। और JL नेहरू की अध्यक्षता में वास्तव में क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग को, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, इसी 1929 के पूर्ण स्वराज में नेहरू ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने की धमकी दिया था, नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने की धमकी दिया था। और इसी में याद रखिएगा, इसी में क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर इसी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपके होंगे। 1907 जो होता है उसमें सूरत की फूट होती है दोस्तों, सूरत अधिवेशन होता है, और इसी में कांग्रेस की फूट होती है। 1916 में वास्तव में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। और इस लखनऊ अधिवेशन में वास्तव में क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे मुस्लिम लीग और
मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या होते हैं, और कांग्रेस फिर से एक बार इकट्ठी हो रही है और मतलब समझौता हो रहा है दोनों के बीच में। और यहीं पर नरम दल और गरम दल क्या होता है, नरम दल और गरम दल के बीच में मतलब इकट्ठा होते हैं। और 1906 जो होता है दोस्तों, उसमें वहां से क्या होता है, वहां पर जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी थे। क्या दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा नौरोजी थे। और जो है 1906 में ही, याद रखिएगा 1906 में ही चतुर्मुखी कार्यक्रम पारित हुआ था दोस्तों। उसमें स्वदेशी था, उसमें बहिष्कार था, स्वदेशी बहिष्कार। उसके बाद यहाँ पर और दो हैं, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, ये 4 वर्ड तो यहाँ पर थे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1929 हो जाएगा, सी आपका राइट है दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये हमने डेफिनेटली जो है 25 क्वेश्चन बताया, और 25 क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि 25 से संबंधित और भी सारे क्वेश्चन आपके सामने निकल जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को, जो कि कौन सा चैनल है आपको अच्छे प्रकार से पता है, चैनल का नाम ये वास्तव में क्या है दोस्तों, ये है आपका जो है मूल मंत्र सक्सेस, ये चैनल का आपका नाम है यहाँ पर सक्सेस। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के बाद क्या करना है, जो बेल आपका दिया है इस बेल आइकन को दबाना है, प्रेस करना है, प्रेस कर देना है। और दूसरी बात जो दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ यहाँ पर शेयर भी करें, क्या शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बस अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।